रीबर्थ ऑफ हार्टलेस डेस्टिनी एपिसोड 8। अब आगे। राठौर पैलेस। लिविंग हॉल के दरवाजे पर अक्षत राजवंश को खड़ा देखकर सभी शॉक्ड हो गए, खासकर राजेंद्र, रंजीत और राघव। वही सोनाली, कियारा और रितिका की आंखें फैल गईं। आखिर अक्षत राजवंश को कौन नहीं जानता, आए दिन उसके न्यूज आते रहते थे। डायमंड इंडस्ट्री में राजवंश इंडस्ट्रीज का नाम टॉप पर था, जिसका सीईओ अक्षत राजवंश है। और शॉक्ड होने का एक और कारण था, क्योंकि अक्षत के ठीक बगल में खड़ा था अंडस्को, आरव राजवंश, अंडस्को जिसे वो अच्छे से जानते थे। मुंबई यूनिवर्सिटी में कौन नहीं जानता था उसे, वहां के सबसे हैंडसम और पॉपुलर बॉयज में से एक था, फुटबॉल चैंपियन, जिसके पीछे लड़कियां भिनभिनाते रहती हैं। लेकिन मजाल है अंडस्को जो वो किसी को भाव भी दे दे। सोनाली तो मन ही मन उसके पीछे लट्टू थी, लेकिन आरव ने कभी उसकी तरफ देखा तक नहीं था। एक बार उसने उस पर ट्राई करने की कोशिश की थी, लेकिन आरव के दोस्तों ने ही उसकी सबके सामने इंसल्ट कर दी थी। और आरव तो शायद उसकी औकात से बाहर था, जिसके बाद उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। इसके बाद वो स्वरंश पर ध्यान देना शुरू कर दी। वहीं रितिका आंखें फाड़े अक्षत को ऊपर से नीचे तक देखे जा रही थी। इतना हैंडसम, इतना चार्मिंग बंदा। लेकिन एक मिनट, क्या बोला उसने? अंडस्को प्रिंसेस? कौन प्रिंसेस अंडस्को? क्या वो कियारा की बात कर रहा है अंडस्को? क्या वो उसके लिए यहाँ आया है अंडस्को? ये ख्याल ही उसके दिल में जलन पैदा कर रहा था। मतलब एक तरफ वो राघव को देख रही थी, फिर अक्षत को। दोनों का कहीं भी कंपैरिजन नहीं था, न स्टैंडर्ड में, न पैसों की रुतबे में, न लुक्स में। राघव भी हैंडसम था, पर अक्षत की बात ही अलग थी। इन सब से अलग कियारा के दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही थी। वो अपनी करंट सिचुएशन को भूलकर एकटक अक्षत को देख रही थी। उसके ख्याल भी कुछ रितिका से मिलते जुलते थे। उसकी फितरत ही ऐसी थी। खैर अंडस्को। वही अनामिका दरवाजे की तरफ चेहरा किए हुए थी। उसने अभी तक पलट कर पीछे नहीं देखा था, लेकिन अक्षत के चेहरे पर गुस्सा वो महसूस कर सकती थी। उसके होठों के कोने ऊपर की तरफ हल्के मुड़े, जैसे उसे पता हो अब आगे क्या होगा अंडस्को। अक्षत सीधे गुस्से से अंदर आया और बिना कुछ बोले राघव के चेहरे पर एक जोरदार पंच जड़ दिया। कियारा जो राघव से चिपकी हुई थी, वो हड़बड़ाते हुए डरते हुए तुरंत पीछे हट गई। इसी के साथ उसकी चीख निकल गई। अक्षत के इस एक्शन से वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें बड़ी हो गईं। राघव अचानक हुए हमले से खुद को संभाल नहीं पाया और सीधा जमीन पर गिर गया। भाई अंडस्को, कियारा की चीख निकल गई। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। राधिका जी, बाकी सब राघव को संभालने के लिए आगे बढ़े। तभी अक्षत ने मुड़कर एक नजर सबको अपनी लाल आंखों से देखा, जिससे राधिका जी, राजेंद्र जी, बाकी सब अपनी जगह पर रुक गए। वहीं राघव अब तक खड़ा हो चुका था। उसने मुड़कर सीधे गुस्से से अक्षत को देखा। उसने अपने हाथों से अपने होंठ को साफ किया, जिसके किनारे से खून बह रहा था। उसने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में आकर मुझ पर हाथ उठाने की? अंडस्को, हिम्मत तूने देखी ही कहाँ है, अब देख, कहकर अक्षत ने गुस्से से राघव का कॉलर पकड़ा और एक मुक्का उसके चेहरे पर जलते हुए कहा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी प्रिंसेस से ऊंची आवाज में बात करे और उस पर चिल्लाए? कहकर उसने गुस्से से राघव को लगातार 3-4 पंच जड़ दिए। राधिका जी अपने बेटे की हालत देखकर तड़प गईं। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, रुको, ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मेरे बेटे को अंडस्को। अरे मैंने कहा छोड़ो अंडस्को। लेकिन अक्षत के माथे पर तो जैसे खून सवार हो गया था, जिससे सब घबरा गए। विशंभर जी और रागिनी जी एकदम परेशान हो गए। वो अच्छे से जानते थे अक्षत अनामिका को लेकर कितना ओवर प्रोटेक्टिव है। अब उन्हें भी हल्की घबराहट हो रही थी। अरे रोकिए कोई इसे, राघव अंडस्को ये मार ही देगा मेरे बेटे हो। राजेंद्र कुछ करिए अंडस्को, राधिका ने घबराते हुए कहा। राजेंद्र जी, रंजीत, बाकी सब उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो इतना ताकतवर था कि कोई उसे हिला भी नहीं पा रहा था। कियारा और सोनाली तो डर से कांप रहे थे। तभी अक्षत, जो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, अचानक उसके कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ और उसके कानों में एक हल्की प्यारी सी आवाज आई, भाई अंडस्को, बस अंडस्को। ये शब्द सुनकर अक्षत का चेहरा, जो गुस्से से कांप रहा था, अचानक ही शांत पड़ गया और उसने झटके से राघव को छोड़ दिया, जिसकी हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। वहीं अब हैरान होने की बारी सभी की थे। विशंभर जी और रागिनी जी के चेहरे पर शांति भरी मुस्कुराहट आ गई। जो इंसान अभी किसी के रोकने से रुक नहीं रहा था, वो सिर्फ एक शब्द सुनकर रुक गया। सभी कंफ्यूजन में कभी अनामिका को देखते तो कभी अक्षत को।
किसी को समझ नहीं आया अनामिका ने अक्षत को भाई क्यों कहा अंडस्को। वहीं रिक्तांश के भौहें आपस में सिकुड़ गए। उसने धीमे से कहा भाई, और कंफ्यूज होकर सामने देखने लगा। अक्षत को यहाँ देखकर वो भी थोड़ा हैरान था। ऊपर से अब अनामिका का उसे भाई कहना। उसके दिमाग में अलग अलग बातें चलने लगी। वो बेहद गौर से सामने देखने लगा। अक्षत ने धीरे से मुड़कर अपने पीछे खड़ी उस छोटी सी प्यारी सी लड़की को देखा, जिसमें उसकी जान बसती थी, उसकी छोटी सी प्रिंसेस। वहीं अनामिका भी उसे ही एकटक देख रही थी। तभी अक्षत ने अपनी बाहें फैला दी। ये देखकर पीछे खड़ा आरव, जो अब तक अपनी लिटिल फेरी यानी अनामिका के साथ खड़ा राघव को पीटते हुए देख रहा था, उसका मुंह बन गया। उसने धीरे से कहा बस यही मुझसे देखा नहीं जाता हो अंडस्को। वहीं अक्षत ने घूरकर उसे देखा। एक तो वो अपनी बहन से इतने दिन बाद मिला है, और ये इंसान उसे से ही नजर लगा रहा है। इसका हिसाब तो वो बाद में करेगा, उसने मन ही मन सोचा। वहीं अनामिका अपने दोनों ओवर पॉजिटिव जिलकुकुरे भाइयों को देख उसके फेस पर बिल्कुल हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, जो किसी और से नहीं लेकिन रिक्तांश ने बखूबी नोटिस की। ते पहली बार था जब उसने उसे नॉर्मल मुस्कुराते हुए देखा था। और वही अनामिका एकदम से आगे बढ़कर अक्षत के गले लग गई। अक्षत ने मुस्कुराते हुए सुकून से उसे अपनी बाहों में भरते हुए उसका सर सहलाते हुए कहा प्रिंसेस अंडस्को, कैसी है आप। वहीं कियारा के चेहरे पर जो डर अभी तक था, वो कहीं गायब हो गया और उसकी जगह गहरी जलन ने ले ली। वो जलन और घिन भरी नजरों से अनामिका को देख रही थी, जो अक्षत राजवंश जैसे बिग शॉट के गले लगी हुई थी। और सबसे बड़ी बात, उसने उसे भाई कहा। अक्षत राजवंश और आरव राजवंश उसके भाई कब हुए। ये हो क्या रहा था। उसका दिमाग फटने को आ गया था। वो गुस्से से घूरते हुए बस एकटक जलन भरी नजरों से सामने का सीन देख रही थी। राजेंद्र जी अपनी बेटी को किसी और के गले लगा देख थोड़े गुस्से से बोले मिस्टर राजवंश, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के करीब जाने की। आप ऐसे कैसे मेरी बेटी के गले लग सकते हैं। माना आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं अंडस्को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ मेरे घर में आकर मेरे बेटे को मारें और मेरी बेटी के करीब जाएं। अभी के अभी दूर रहिए मेरी बेटी से, राजेंद्र जी ने गुस्से से कहा। वहीं राधिका जी ने स्वरंश की मदद से राघव को खड़ा किया और सोफे पर बैठाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राधिका जी एकदम से मुड़ी और चिल्लाते हुए कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की। एसीपी, इसे अभी के अभी अरेस्ट कीजिए। चाहे ये कितना भी बड़ा इंसान हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं बस इसे जेल में देखना चाहती हूँ। वहीं एसीपी के तो खुद हालात खराब हो रही थे अक्षत को यहाँ देखकर। अक्षत तो खुद बहुत पावरफुल था, लेकिन खबर ये थी कि के साथ उसके रिश्ते बेहद अच्छे थे। बिजनेस वर्ल्ड में कोई भी ऐसे पावरफुल बिग शॉट से भिड़ने की जुर्रत कौन करेगा, वरना दूसरे दिन वो कहाँ गायब हो जाए, किसी को कानों कान खबर नहीं मिलती थी। राधिका और राजेंद्र जी की बात सुनकर अक्षत, अनामिका और आरव ने अजीब नजरों से उन दोनों को देखा, जैसे वो कोई बेवकूफ हों। आरव ने कहा क्या इन दोनों मियाँ बीवी ने भांग खा ली है क्या, या गांजा फूंक कर आए हैं जो ऐसे बकवास कर रहे हैं। आरव के टोन और लैंग्वेज दोनों इंसल्टिंग थे। वहीं अनामिका के फेस पर हल्की तिरछी मुस्कुराहट आ गई। उसका भाई ऐसा ही है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। राजेंद्र जी को बेहद इंसल्टिंग फील हुआ और गुस्सा भी आया। अक्षत ने मुड़कर उसकी तरफ कोर नजरों से देखते हुए कहा हिम्मत तो बहुत है मुझ में, आप कहें तो खड़े खड़े यही दफना दूं आपको। लेकिन अफसोस, बदकिस्मती से बड़े खुशकिस्मत हैं आप, जिसके कारण मेरी प्रिंसेस इस दुनिया में आई है। वरना मेरी प्रिंसेस से ऊंची आवाज में बात करने वालों को मैं खुद अपने हाथ से नरक भेजता हूँ। और आपके इस दो कौड़ी के बेटे ने मेरी बहन की इंसल्ट करने की हिम्मत की, जिसकी सजा भी इसे अभी तक नहीं मिली है। उसकी बात सुनकर पूरा राठौर परिवार और महेश्वरी परिवार दंग रह गया। क्या मतलब सजा नहीं मिली अंडस्को। ये जो अभी उसने किया वो क्या था। अनामिका अक्षत राजवंश की बहन है कैसे। वो तो राजेंद्र और राधिका की बेटी है, राठौर परिवार की बेटी। और तो और ऐसी खबरें हैं कि अक्षत राजवंश और राजवंश परिवार की जान एक इंसान में बसती है, और वो है उनकी इकलौती बेटी। वहीं अक्षत राजवंश की एकमात्र कमजोरी उसकी बहन है, जिसे वो बहुत प्यार करता है। तो क्या वो अनामिका है। नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है। ऐसे कई सारे सवाल कियारा, रितिका, सोनाली बाकी सभी के मन में चल रहे थे। कियारा के मन में अब और जलन का बवंडर उमड़ आया। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। अनामिका तो हॉस्टल में थी ना, एक भिखारी की तरह, न कोई सपोर्ट सिस्टम, न कुछ।
तो ये सब जो मैं सुन रही हूँ, वो क्या है? और वो इतने पावरफुल इंसान की बहन कब बनी जिसके लिए वो लोग यहाँ तक आ गए? अगर ऐसा हुआ है तो वो अनामिका से ये रिश्ते भी छीन लेगी। उसे खुश रहने का कोई हक नहीं है। हाँ, वो अनामिका की जिंदगी फिर से हेल बना देगी। वहीं उससे रहा नहीं गया। उसने मासूम बनते हुए अक्षत से धीरे से कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप दीदी के भाई जैसे हो, लेकिन वो तो मॉम डैड की बेटी है ना, तो आपकी बहन कैसे हुई? वो तो राघव भाई की बहन है। अंडस्को। अक्षत ने घूर कर उसे कड़ी नजरों से देखा। तभी आरव ने जब उसकी बात सुनी तो उसने एकदम से कहा, ओह, तो तुम हो वो आग लगाने वाली चुड़ैल, जो बेशर्मों की तरह दूसरों के घर में मुफ्त का खाना ठूंसती हो। और तुम ही हो वो घटिया लड़की जिसने मेरी लिटिल सिस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। यू अगली बिच। आरव उसे देखकर ही गुस्से से भर गया। वहीं अपनी इतनी बेइज्जती होते देख कियारा की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसने सोचा था कि वो अपनी मासूमियत से अक्षत और आरव को अपने तरफ कर लेगी और अनामिका को उनसे दूर कर देगी, जिससे उसका स्टेटस और हाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो उसकी ही बुरी तरह बेइज्जती हो गई। उसे रोते देखकर राधिका जी का दिल भारी हो गया। उन्होंने बचपन से उसे पाला है अपनी बेटी की तरह, अपनी बेटी बनाकर। कियारा ने गलती तो की है, लेकिन फिर भी उनके दिल में कियारा उनकी बेटी की तरह है। वो उसे रोते हुए नहीं देख सकती। तभी अक्षत ने एसीपी को घूर कर देखते हुए कहा, ये अभी तक आप क्या कर रहे हैं? क्या आप अपना काम भूल गए हैं एसीपी? अभी के अभी इस लड़की को घसीटते हुए यहाँ से ले जाओ इसके ससुराल। इसने मेरी प्रिंसेस को चोट पहुंचाने का गुनाह किया है, जिसकी सजा तो इसे मिलेगी ही। अक्षत की बात सुन कियारा के हाथ पैर फूल गए। वो डरते हुए सामने देखने लगी। एसीपी ने अक्षत का ऑर्डर मानते हुए तुरंत कियारा को अरेस्ट करने को कहा, जिससे दो लेडी कांस्टेबल ने उसे दोनों तरफ से पकड़ लिया। मुंबई, राठौर पैलेस। अक्षत के कहने पर एसीपी ने बिना देरी किए कियारा को अरेस्ट करने का ऑर्डर दे दिया। वही लेडी कांस्टेबल ने भी तुरंत फुर्ती दिखाते हुए कियारा को पकड़ लिया। वही कियारा अब थर थर कांपने लगी। उसके हाथ पैर फूल गए थे। वो लगातार उनसे छूटने की कोशिश करते हुए, सभी की तरफ देखते हुए तेज आवाज में रोते हुए बोली, मॉम, डैड प्लीज मुझे जेल नहीं जाना। मॉम प्लीज मेरी बात सुनिए एक बार, प्लीज मॉम अंडस्को, छोड़ो मुझे, मुझे मेरी मॉम से बात करनी है। छोड़ो मुझे अभी के अभी, सुनाई नहीं दिया तुम्हें, बहरे हो क्या? कियारा ने गुस्से से उन्हें कोसते हुए कहा, अंडस्को डैड। कियारा लगातार खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन कांस्टेबल ने भी कसकर उसे पकड़ा हुआ था और खींचते हुए वहां से ले जा रही थी। राजेंद्र जी ने उससे नजरें फेर ली। हॉल की तकलीफ उन्हें भी हो रही थी। आखिर कियारा को उन्होंने नाजों से पाला था। वही हाल राधिका जी का था। और आरव तो लगभग बेहोश हो गया था। सभी घरवाले कियारा को देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ कर नहीं रहा था। न किसी ने उसे रोकने की कोशिश की। सभी के चेहरे पर अलग अलग भाव थे, हैरानी, गुस्सा, नफरत। सालिनी और मोहिनी भी अजीब नजरों से कियारा को देख रही थी। वहीं कामिनी की आंखों में अजीब से भाव थे। अनामिका उसे ही गौर से देख रही थी। उसको चेहरे पर कोई भाव नहीं थी। वही उसके बगल में आरव ने कियारा को देखते हुए कहा, ये कितना चिल्लाती है, लिटिल सीस, मुझे तुम्हारे कानों की चिंता हो रही है, क्या तुम्हारे कान दर्द भी कर रहे हैं? आरव ने फिक्र से पूछा। अनामिका ने सामने देखते हुए कहा, भाई, क्या आपको सच में ऐसा लगता है? ये बात उसने जिस तरह से बोली, आरव का मुंह बन गया। वो कैसे भूल गया कि उसकी बहन बस उन लोगों के सामने ही मासूम है, बाकी तो उसे बड़ा डेविल कोई नहीं उसकी नजर में। वही कियारा जो गेट तक पहुंच गई थी, वो लगातार पीछे मुड़कर देख रही थी। अचानक उसका ध्यान रिक्तांश की तरफ गया और उसे अनामिका की तरफ देखते पाकर उसका खून खौल गया। कियारा ने मन ही मन कहा, नहीं, इतनी जल्दी मेरा खेल खत्म नहीं हो सकता है। इतनी जल्दीबाजी मेरे हाथ से नहीं निकल सकती। अगर ऐसा हुआ तो, कुछ सोचकर उसकी आंखों में खौफ उतर आया। उसके चेहरे पर ठंडे पसीने के बूंद आ गए। जब मेरा सच सामने आ ही गया है, तो मुझे भी अब अपनी आखिरी ऑप्स पहली बाजी खेलनी पड़ेगी, नहीं तो इतनी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। और कुछ सोचकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान ने जगह बना ली। वो बिल्कुल शांत हो गई, जिससे उन कांस्टेबल की पकड़ उसके हाथ पर थोड़ा हल्का हो गई और इसी का फायदा उठाकर उसने झटके से उनसे अपना हाथ छुड़ाया और भागते हुए सीधा राधिका जी की तरफ आए और उनसे गले से लिपट गई। उसके इस एक्शन से सभी चौंक कर उसे देखने लगे और पुलिस कियारा को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। तभी कियारा के ऐसे अपने सीने से लिपटे देख राधिका जी अवाक रह गईं और सुन रह गईं।
वहीं कियारा ने अपना सर उठाया और बेबस नजरों से राधिका जी की तरफ देखते हुए धीमे आवाज में रुंधे गले से बोली, मॉम बस एक बार मुझे अपने गले से लगा लेने दीजिए। वहीं राजेंद्र जी मुंह फेरे खड़े थे। उन्होंने मुड़ते हुए उसे राधिका जी से अलग करते हुए कहा, अब ये कौन सा नाटक है तुम्हारा? तुमने हमें इतना बड़ा धोखा दिया, तुमने हमारी इकलौती बेटी को धक्का दिया, उसे हमसे दूर कर दिया, अब क्या चाहती हो तुम? राजेंद्र जी ने गरजते हुए कहा। वो गुस्से में थे। वहीं उनकी तेज आवाज सुन कियारा डर से कांप गई। उसने शर्मिंदगी से अपना सर नीचे झुकाते हुए रोते हुए कहा, डैड, मॉम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन उनकी बात पर फिलहाल उन्होंने ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी कियारा उसकी नजरें सीधे राधिका जी पर थी और वो बिना कुछ बोले सीधे उनके सीने से लग गई। तभी कियारा ने बिना किसी के जाने में धीरे से राधिका जी के कान में कुछ कहा, जिससे राधिका जी बिल्कुल शब्द रह गईं। वो एकटक कियारा को देखने लगी। तभी वहां कांस्टेबल ने कियारा को दोबारा पकड़ लिया और सीधा बाहर ले जाने लगे। कियारा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वहीं दरवाजे पर रुककर कियारा ने सीधे अपनी नजरें अनामिका की तरफ मोड़ दी। वहीं अनामिका भी उसे ही बिना किसी भाव के देख रही थी। तभी कियारा ने मन ही मन अनामिका को नफरत से घूरते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम जीत गई हो? गलतफहमी है तुम्हारी, मैं तो बस एक मोहरा हूँ। कहकर वो मन ही मन हंसी। असली गेम तो अब शुरू हुआ है, अनामिका राठौर। तुम कुछ भी नहीं हो मेरे सामने। उसने अनामिका को देखते हुए मन ही मन कहा, द रियल गेम बिगिंस। उसने नफरत से अनामिका को देखा। वहीं अनामिका की नजरें भी उसकी आंखों पर ही टिकी थी, जैसे बिना उसके बोले वो समझ रही हो। देखते ही देखते उसके फेस पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई, जिससे कियारा के चेहरे की मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। अनामिका ने धीरे से कहा, इस बार मोहरे भी मेरे होंगे, बाजी भी मेरी अंडस्को। कहकर उसने एक नजर बाहर की तरफ देखा, फिर कामिनी इसी के साथ उसके चेहरे पर एक ईवल स्माइल आ गई। वही पुलिस उसे खींचते हुए बाहर ले गई। एसीपी भी एक नजर अक्षत और आरव को ग्रीट कर फुर्ती से बाहर निकल गया। अब वहां एक अलग ही शांति पसर गई। वहीं रितिका को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कोई कियारा को जेल में भेज देगा। उसे उसकी टेंशन हो रही थी। वो नफरत से अनामिका को देखते हुए मन ही मन बोली, उस दिन ये मर क्यों नहीं गई थी? बात ये थी कि रितिका भी अनामिका को बुली किया करती थी। वही राघव को सर्वेंट की मदद से उसके रूम में ले जाने को बोल। दादाजी ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, अक्षत, आरव बच्चे, आप लोग खड़े क्या हो अभी तक, आओ बैठो। अक्षत ने एक नजर उन्हें देखा। बाकी सबको इग्नोर करते हुए वो और आरव सबसे पहले जाकर उन्होंने विशंभर जी और रागिनी जी के पैर छुए, क्योंकि वो उनकी इज्जत करते थे। विशंभर जी और उनके दादू यानी दिग्विजय जी की गहरी दोस्ती थी और वो दोनों उसके प्रिंसेस के दादू दादी थे। वहीं विशंभर जी ने बाकी सबको भी बैठने को बोला। बाकी सब तो अब भी शॉक्ड ही थे। अक्षत राजवंश और आरव राजवंश का यहाँ आना, अनामिका का उन्हें भाई बोलना, अनामिका का सॉफ्ट बिहेवियर उन दोनों के लिए। उन तीनों को एक साथ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सच में तीनों असली भाई बहन हों। विशंभर जी ने आनंद और अंगिका को अक्षत से इंट्रोड्यूस करवाया। वहीं आनंद जी ने हंसते हुए कहा, तो तुम उस दिग्विजय के पोते हो, कितने बड़े हो गए हो तुम, काफी। अक्षत ने उन्हें भी ग्रीट किया। बाकी उन्हें किसी से यहाँ कोई मतलब नहीं था। असल बात ये थी कि वो तो अकेले ही अनामिका से मिलने आने वाला था, लेकिन आरव और वेद भी जिद करने लगे यहाँ आने की। तो वेद को सीता जी ने कुछ तैयारी के लिए काम से रोक लिया। वहीं आरव और अक्षत दोनों अनामिका को लेने आए थे। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा था। तभी आरव की नजर सिया पर गई, जो अपना चश्मा ठीक करते हुए नजरें चुराते हुए उसे ही देख रही थी। वहीं आरव भी सिया को यहाँ देख हैरान हो गया। लेकिन जैसे ही दोनों की नजरें मिली, सिया ने झट से अपनी नजरें इधर उधर करनी शुरू कर दी। लेकिन वहीं आरव के फेस पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई, जिसे उसने जल्दी से छिपा लिया। वहीं सिया की तो हालत खराब हो गई थी। उसे कॉलेज का एक इंसिडेंट याद आया, जिससे वो यहाँ वहां नजरें चुराने लगी। इधर रितिका एकटक अक्षत को ऊपर से नीचे तक घूर रही थी, और सोनाली आरव को। वहीं स्वरांश ने जब सोनाली को आरव को घूरते हुए देखा, तो उसके चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। इधर विशंभर जी की बात पर अक्षत ने बिना किसी भाव के जवाब दिया, माफ करिए दादाजी, पर यहाँ पर बस अपनी प्रिंसेस को लेने आया हूँ। फिर उसने अनामिका को देखा और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, चलिए प्रिंसेस, घर पर सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। विशंभर जी के साथ साथ रागिनी जी और इस बार राधिका जी और राजेंद्र जी के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी ने जगह बना ली। अभी विशंभर जी कुछ बोलते उससे पहले ही
राधिका जी ने एकदम से कहा। तुम्हारे मॉम डैड अनामिका का इंतजार क्या कर रहे हैं? और वो तुम लोगों के साथ कहीं नहीं जाएगी, वो हमारी बेटी है, राजेंद्र जी ने कहा। वहीं उनकी बात सुन अनामिका की आंखें सर्द हो गईं, और अक्षत अपनी डार्क आईज से उन घटिया लोगों को घूरने लगा। तभी अनामिका ने सर्द आवाज में कहा, और आपको ये गलतफहमी क्यों है मिस्टर और मिसेस राठौर कि मैं आपकी बात मानूंगी? हम और एक बात याद रहे, मेरे भाई से जरा तमीज से बात कीजिए। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरे भाइयों या मेरे किसी भी अपने का कोई इंसल्ट करे, वरना बाकी तो आप जानते ही हैं, फिर मेरा दिमाग फिर जाता है। समझदार के लिए इशारा काफी होता है। अनामिका की सर्द आवाज सुनकर उनके पूरे बॉडी कांपने पर मजबूर हो गई। वही दोनों भाई वैसे प्यार भरी नजरों से अपनी छोटी बहन को देख रहे थे। उन्हें बहुत प्राउड फील हो रहा था कि उनकी बहन उनके लिए लड़ रही थी। तभी विशंभर जी ने बात को संभालते हुए गहरी सांस लेते हुए उदासी से कहा, क्या तुम अब नहीं आओगी? वहीं उनका ये सवाल सुन पता नहीं क्यों, लेकिन रक्तांश की धड़कनें बढ़ गईं। वो बेचैन सा हो गया। एक तो अनामिका का उसे इग्नोर करना पता नहीं क्यों पर उसे ट्रिगर कर रहा था। उसने मन ही मन अनामिका को इंटेंसिटी के साथ देखते हुए कहा, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। मेरा अटेंशन तुम पर पड़ना तुम्हारे लिए ही खतरनाक हो सकता है। यू विल रिग्रेट फॉर दिस। अनामिका को अपने ऊपर किसी की तपती नजरें महसूस हो रही थी, जिससे उसकी आंखें लाल होने लगी। उसे बहुत अच्छे से पता था कि कौन उसे देख रहा था, लेकिन उसने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। लाइक हु केयर्स। अनामिका आगे बढ़ी और कहा, डोंट बी सैड दादू, कुछ दिन में मैं आ जाऊंगी, ठीक है? उसने दादू और दादी के साथ आनंद दादू और अंगिका दादी के पैर छुए, और उनसे मिलकर वो बिना राजेंद्र और राधिका जी की तरफ देखे सीधा बाहर जाने लगी। सोनाली और रीतिका जलन से उसे ही देख रहे थे। वहीं अनामिका के दोनों तरफ उसके भाई थे, दो बॉडीगार्ड की तरह। राधिका जी के कंधे पर हाथ रखकर राजेंद्र जी ने कहा, हो सकता है वो लोग अच्छे दोस्त हो राजवंश परिवार के बेटी के। हो सकता है अनामिका उसकी दोस्ती हो। वही उसकी बात सबको सही लगी। हो सकता है अनामिका की दोस्तों हो उनकी बेटी से। कामिनी वहां से सीधा अपने रूम में चली गई। वही अनामिका अचानक रुकी और मुड़कर सिया को देखा, जो उदासी से उसे देख रही थी। तो अनामिका उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराए और उसे आने का इशारा किया। तो सिया पहले तो घबरा गई, फिर अपना चश्मा थोड़ा ऊपर करते हुए वो अनामिका के पास आते हुए कहा, अपना ध्यान रखना अनु और जल्दी आना। तो अनामिका ने उसे कहा, दी आप भी मेरे साथ चल रही हैं, ठीक है? और नो मोर एक्सक्यूजेस, आगे मुझे कुछ नहीं सुनना। सिया जो अभी कुछ बोलने वाली थी, वो हैरान हो गई, लेकिन तुरंत अच्छे बच्चों की तरह चुप हो गई और मुंह बनाते हुए अनामिका को देखने लगी, जो उसे दात रही थी। फिर अनामिका ने सिया का हाथ पकड़ा और बाहर की तरफ चल दी। वही सोनाली सिया को उन लोगों के साथ जाता देख गुस्से और जलन से पैर पटकते हुए अपने रूम की तरफ चली गई। बाहर आने के बाद गाड़ियों की लाइन लगी थी। अनामिका ने सर हिला दिया। वो अभी आगे बढ़ी ही थी कि तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। अनामिका के कदम एक पल के लिए रुके। उसने सीधे सेकंड फ्लोर की खिड़की की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी और खतरनाक मुस्कुराहट आ गई। उसने धीरे से कहा, लेट द क्रूल गेम बिगिन अंडरस्को। बाहर खड़ी इतनी सारी गाड़ियों, वो भी नॉर्मल नहीं, बल्कि सभी लिमिटेड एडिशन की थी, जो करोड़ों में थी। ये नजारा देखकर सिया की आंखें बड़ी हो गई। हालांकि राठौर मेंशन में भी एक से एक गाड़ियां थी, पर इन सब की बात ही अलग थी। उसके आंखों में एक मासूम सी चमक आ गई। उसने एकदम से खुशी से चिल्लाते हुए कहा, बाप रे अंडस्को, इतनी सारी गाड़ियां, और ये कितनी मस्त गाड़ी है अंडस्को। वही सिया के ऐसे चिल्लाने से आरव और अनामिका का ध्यान उस पर चला गया। सिया को इतना खुश देखकर अनामिका के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। वही आरव का ध्यान सिया के छोटे से चेहरे पर अटक गया। तभी उसने सिया को देखते हुए ताना मारा, मुंह बंद करो, चश्मीश, वरना मच्छर घुस जाएंगे। सिया को अब जाकर एहसास हुआ कि उसने फ्लो में क्या किया, और आरव की बात सुनकर उसका चेहरा हल्का लाल हो गया। उसने अपना चश्मा ठीक किया और हड़बड़ाते हुए अनामिका के पीछे भाग गई, जो ऑलरेडी अक्षत के साथ थी। वही आरव उसकी फुर्ती देखता रह गया और वो उसके पीछे चला गया। वही अक्षत और अनामिका को आते देख बॉडीगार्ड ने जल्दी से उसे ग्रीट किया और रिस्पेक्टफुली कार का दरवाजा खोलकर खड़ा हो गया। अक्षत ने घूरकर उस बॉडीगार्ड को देखा। वो अपनी प्रिंसेस के लिए खुद कार का गेट खोलने वाला था, लेकिन ये बॉडीगार्ड बीच में आ गया। वही उस बॉडीगार्ड का चेहरा डर से पीला पड़ गया।
तो अक्षत ने फिलहाल उसे इग्नोर किया और फिर अनामिका की तरफ मुड़ते हुए प्यार से कहा, प्रिंसेस आज कार में ड्राइव करूंगा, चलो बैठो। अनामिका ने बस मुस्कुराते हुए अपना सर हिला दिया। अभी वो बैठने को थी कि तभी आरव जल्दी से आया और अनामिका का हाथ पकड़ कर बोला, अरे भाई रुको रुको, लिटिल सिस आज मेरे साथ पीछे बैठेगी, चलो प्रिंसेस। अक्षत ने घूर कर आरव को देखते हुए सर्द आवाज में कहा और बोला, प्रिंसेस का हाथ छोड़ो समझे, वो मेरे साथ जाएगी। नहीं मैं अभी छोड़ूंगा, वो मेरे साथ बैठेगी बस। वही अनामिका कभी एक बार लाचारी से आरव को देखती फिर अक्षत को। ये तो कुछ नहीं है, घर जाने के बाद तो और भी जलकुकरे इंसान भरे पड़े हैं। उसने लाचारी से सर हिला दिया। वही सिया आंखें बड़ी किए उन दोनों को देख रही थी, जो बच्चों की तरह बहस कर रहे थे कि अनामिका किसके साथ बैठेगी। घर के अंदर का उनका बिहेवियर और अभी जैसे वो बिहेव कर रहे थे उसमें जमीन आसमान का अंतर था। आरव के लगातार बोलने पर अक्षत ने टेढ़ी मुस्कान देते हुए कहा, ठीक है, वो कल वाले प्रोजेक्ट के लिए तुम 2 घंटे बाद ही अफ्रीका के लिए निकल रहे हो, दैट्स फाइनल। वही अफ्रीका जाने की बात सुनकर आरव के चेहरे का रंग उड़ गया। वो आंखें फाड़े कर अपने जालिम जलकुकरे भाई को देख रहा था, जो उसे उस खतरनाक जगह पर भेजना चाहता है। उसने हड़बड़ाते हुए अपना गला ठीक किया और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, आहा प्रिंसेस, मैं क्या कह रहा था, तुम भाई के साथ बैठो ठीक है, और भाई कार भी मैं ही ड्राइव करूंगा। वही आरव के बदलते सडन चेंज बिहेवियर को देखकर सिया की हंसी छूट गई। उसकी हालत देखकर आरव ने एकदम से घूर कर पीछे देखा तो सिया एकदम से चुप हो गई। अनामिका ने बस न में अपना सर हिला दिया। वही कुछ दूरी पर खड़ी सोनाली अनामिका और सिया को इतनी महंगी कार में जाते देखकर गुस्से और जलन से लाल हो रही थी। उसने मन ही मन कहा, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं अनामिका, और इस सिया का कुछ करना पड़ेगा। बहुत उछल रही है ना, लेकिन लौट कर तो आना तुझे यही है न, तुझसे तो मैं कॉलेज में हिसाब पूरा करूंगी। वहां कौन बचाएगा इसे। वो आंखों में जलन और लालच लिए सामने इतनी लग्जरियस कार्स को देख रही थी। वही कारों का काफिला एक साथ वहां से चल पड़ा। पीछे अनामिका आराम से अक्षत के साथ बैठी थी। वही आरव आगे ड्राइविंग सीट पर बैठा गाड़ी चला रहा था। उसके बगल में सिया बैठी थी, जो कभी पूरे कार को देखती तो कभी बाहर। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो पहली बार ऐसे कार में बैठी है, जो उसके चेहरे पर ही पता चल रहा था। आरव की नजरें ना चाहते हुए भी उस पर बार बार जा रही थी। उसकी छोटी छोटी हरकतें उसे बड़ी प्यारी लग रही थी, और बार बार वो उसका चश्मा ठीक करना, उसके फूले फूले गाल। वो सिया थोड़ी चब्बी थी, जिसके कारण वो बड़ी क्यूट लगती थी। पीछे अक्षत अनामिका से बात कर रहा था। ऐसे ही कुछ देर बाद वो लोग अपने डेस्टिनेशन यानी राजवंश पैलेस के आलीशान एंट्री गेट पर पहुंचे। एंट्री गेट पर ही राजवंश परिवार के स्पेशल ट्रेन्ड बॉडीगार्ड्स हाथ में गन लिए खड़े थे। कास को आता देख उन लोगों ने जल्दी से गेट खोला। इसी के साथ एक के बाद एक गाड़ियां सीधे अंदर पहुंची। वही सिया आंखें फाड़ कर उस आलीशान मेंशन को देख रही थी, और सबसे यूनिक वहां का गार्डन था, जहां ज्यादातर गुलाब के पौधे थे। उसने आंखें बड़ी किए हुए कहा, इतने सारे गुलाब, ये कितने खूबसूरत हैं। आरव ने उस तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, चश्मिश ये तो कुछ नहीं, बैक साइड में तो और भी बहुत सारे गुलाब के बागान हैं। क्योंकि मेरी लिटिल सिस को गुलाब बहुत पसंद है, इसलिए डैड और भाई ने पूरे गार्डन को गुलाबों से ही भर दिया। उसकी बात सुन सिया सोच में पड़ गई कि उसकी अनु से यहाँ के लोग सच में बहुत प्यार करते हैं। वही अनामिका के फेस पर उन गुलाबों को देख हल्की मुस्कुराहट आ गई। उसने एक बार पास एक गुलाब के बुके को देखते हुए कहा था कि वो उसे बहुत खूबसूरत लगते हैं। वही ये बात उसके डैड ने सुन ली। फिर क्या था, अगले दिन उन्होंने और अक्षत भाई ने मिलकर पूरे गार्डन में रोजेस के पौधे लगवा दिए। प्रिंसेस चले अंडस्को अनामिका अपने ख्यालों से बाहर आए और साइड में देखा, जहां अक्षत अपने हाथ बढ़ाए उसे बाहर आने को बोल रहा था। कार रुक चुकी थी। अनामिका ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाया और बाहर आ गई। सिया पहले से ही बाहर थी, थोड़ी नर्वस भी। वही साइड में खड़े जितने भी बॉडीगार्ड थे, उन्होंने अनामिका को देखते ही अपना सर झुका लिया। किसी को भी उसे देखने की इजाजत नहीं थी। ये सख्त वार्निंग अनामिका के ओवर पजेसिव भाइयों ने उन सबको देकर रखा था। सिया थोड़ी हैरान हो गई और चौंक गई। तभी अनामिका ने कहा, दी चलो। सिया ने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। सभी लोग अंदर की तरफ चले आए। घर का इंटीरियर बेहद एलिगेंट था, बिल्कुल रॉयल महलों की तरह जिसमें मॉडर्न टच था। सभी लोग अंदर आए, जहां सीता जी, अशोक जी, दिग्विजय जी और कल्याणी जी, नैना जी और संजय जी,
उसके साथ वेद सभी हॉल में बैठे थे और बैठकर इंतजार कर रहे थे। अभी किसी को पता नहीं था कि अनामिका आ गई है। तभी अनामिका ने मुस्कुराते हुए सबको चुप रहने का इशारा किया, तो आरव और अक्षत बस मुस्कुरा दिए। अनामिका धीरे धीरे कदमों से चलते हुए सीधा जाकर सीता जी की आंखों को पीछे से अपने हाथों से ढक दिया। वही सीता जी एकदम से चौंक गईं। सीता जी ने चौंकते हुए उसके हाथों पर अपने हाथ रख दिए। वही सभी घरवालों ने सामने देखा तो सभी के चेहरे पर चमक आ गई। तो अनामिका ने सबको चुप रहने का इशारा किया। वही सीता जी एकदम से मुस्कुराते हुए बोली, लाडो, आपकी ये आदत कभी नहीं जाएगी ना। कहकर उनके होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वही अनामिका ने हंसते हुए पीछे से उन्हें गले लगाते हुए कहा, माँ। सीता जी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन अपनी मुस्कुराहट को छिपाते हुए मुड़ी। उन्होंने मुड़ते हुए एकदम से उसके कान पकड़ते हुए कहा, तो अब आ रही है आप? हाँ बदमाश, आपको जरा भी अपनी माँ का ख्याल नहीं है। वही अनामिका ने काश कर अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, आहा माँ मेरे कान छोड़ो, अब तो मैं आ गई ना। क्या आप मेरे कान को खींचकर लंबा करना चाहती हैं? मेरी प्यारी माँ, सॉरी ना। नहीं बेटा जी, आज तुम्हारे कोई चिकनी चुपड़ी बातों में मन नहीं आने वाली समझी। बहुत बदमाश हो गई है आप दिन ब दिन। सीता जी ने अनामिका का कान धीरे से मरोड़ते हुए कहा। वही सभी ये नजारा देखकर हंसने लगे। अशोक जी ने नाराजगी से कहा, अरे भाग्यवान, अब छोड़िए भी मेरी प्रिंसेस को। आप तो चुप रहिए जी, आपने ही इसे बिगाड़ कर रखा है, जो ये मेरी बात नहीं सुनती है। वही अशोक जी का मुंह बन गया अपनी पत्नी की दाद सुनकर। अनामिका ने लाचारी से अशोक जी को देखते हुए कहा, अरे पिताश्री, बचाए मुझे इस क्रोधित राजमाता से। उसने नतकिया अंदाज में कहा। अशोक जी ने सीता जी से कहा, अरे राजमाता, सॉरी सॉरी। उन्होंने हड़बड़ाते हुए कहा। वही आरव और वेद ने अपने आप को बड़ी मुश्किल से हंसने से रोका। सीता जी ने आंखें छोटी कर उन्हें घूर कर देखा तो वो बात संभालते हुए बोले, मेरा मतलब मेरी पत्नी जी, अब छोड़ भी दीजिए मेरी राजकुमारी को। वही अनामिका ने पप्पी आंखों से सीता जी को देखा, जिससे उनका दिल मोम की तरह पिघल गया। तो सीता जी ने अब अनामिका के कान को छोड़ दिया। तो अनामिका एकदम से उनके गले लग गई, और जिससे सभी के चेहरे पर स्माइल आ गई। मिस यू माँ अंडस्को, अनामिका ने उनके गाल पर किस करते हुए कहा। तो सीता जी के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उन्होंने प्यार से कहा, मेरी बदमाश बच्ची। अब अशोक जी ने जल्दी से अपना गला साफ करते हुए कहा, हम भी यहाँ हैं भाई, मुझे तो किसी ने मिस नहीं किया। तो अनामिका ने अपनी आईब्राव उठाते हुए कहा, रियली डैड, ये आप बोल रहे हैं? तो अशोक जी हड़बड़ा गए क्योंकि वो तो अनामिका से टेलीफोन पर बात करते थे और एक एक अपडेट लेते थे। तभी अनामिका एकदम से उनके सीने से लग गई। तो अशोक जी ने प्यार से उसके माथे पर किस करते हुए उसका सर सहलाया। अनामिका ने धीरे से उनकी आंखों में देखा, जहां उसे अपने लिए सिर्फ प्यार कह दिखा। उसने भी अपने डैड को बहुत मिस किया। हालांकि वो बोलती नहीं थी लेकिन आंखें सब बयां करती थी उसकी, तो बातों की कोई जरूरत नहीं थी। ऐसे ही अनामिका नैना जी, संजय जी से मिली। दोनों ने उसके सर पर हाथ फेरा और फिर दादा दादी के पैर छुए। दादा दादी दोनों उसे देखकर बहुत खुश थे। अनामिका ने कल्याणी जी को पीछे से हक करते हुए कहा, अरे मेरी श्रीदेवी तो दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही हैं। वही कल्याणी जी ने झट उसके हाथ पर हल्के से मारते हुए कहा, भक्त बदमाश। वो थोड़ी शर्माई, तो सभी उन्हें ऐसे देखकर हंसने लगे। इतने में वेद ने बीच में कूदते हुए अनामिका के चारों तरफ घूमते हुए चिल्लाया, तो सभी उसकी तरफ देखने लगे। वही अक्षत और बाकी सबने सर हिला दिया। हो गई इसकी नौटंकी शुरू। अनामिका की आंखें छोटी हो गईं। तभी वेद ने उसके चारों तरफ गोल गोल घूमते हुए कहा, ये क्या छुटकी तो सच में पांडा बन गई है, कितनी मोटी हो गई है। उसकी बात सुन अनामिका ने एकदम से साइड में पड़ा तकिया उठाया और वेद के मुंह पर फेंकते हुए मारा, भाई। वो चिढ़ गए थी अभी कि अनामिका को कोई देखेगा तो उसका हार्ट फेल होना तय है। कहा वो ARROGANT एटीट्यूड से भरी अनामिका, और कहा अभी की क्यूट केयरिंग अनामिका। अरे मैंने गलत क्या बोला? वेद ने पिलो कैच करते हुए कहा और दोबारा उसकी तरफ वही पिलो मारा। फिर क्या था, दोनों इधर उधर भाग रहे थे। वही एक पिलो उड़ता हुआ सीधे आरव के मुंह पर पड़ा। उसने चिल्लाते हुए कहा, वेद रुक, तुझे मैं बताता हूँ। अंडस्को। अब क्या था, तीनों के पकड़ा पकड़ी पूरे घर में शुरू हो गई। अनामिका हंसते हुए भाग रही थी, उसके पीछे वेद और उसके पीछे आरव। तीनों ने कुछ ही देर में पूरे लिविंग हॉल का कबाड़ा बना दिया इधर उधर पिलो फेंक कर। वही दादाजी ने हंसते हुए कहा, आज लग रहा है जैसे इस घर में जान आ गई।
नैना जी ने हंसते हुए कहा, सही कहा डैड, अनु के आते ही घर कैसे भरा भरा लग रहा है। हमारी प्रिंसेस सच में जान है इस घर की, उसके बिना सब सूना सूना लगता है। अब आई न रौनक। उसकी बात पर सब मुस्कुराते हुए सामने देखने लगे। वही सिया दूर खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसके चेहरे पर सभी का ऐसा प्यार से बातें करते देख एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन एक उदासी भी उसके चेहरे पर आ गई। वो खुश भी थी, हैरान भी और हल्की उदास भी। तभी कल्याणी जी की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने एकदम से थोड़ी तेज आवाज में कहा, तुम कौन हो? वही सीधा एकदम से डर गई। अंडस्को। वही दूसरी तरफ जेल में। यहाँ आते ही कियारा की हालत खराब हो गई थी, क्योंकि उसे एक बहुत ही अजीब और खतरनाक सेल में रखा गया था, जहाँ कुछ खतरनाक खूंखार औरतें उसे ही घूर रही थी। तभी उनमें से एक ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, ई छोकरी, नजरें नीचे करे। कियारा एकदम से सहम गई, लेकिन अपनी अकड़ में उसने भी तेज आवाज में दांत पिसते हुए कहा, ये घटिया बदबूदार औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे कियारा राठौर से ऐसे बात करने की, गबार। एक क्या बोली रे, कुतिया अंडस्को साली संपत्ति दिखाती है, रुक तेरी तो। एक मोटी और काली औरत ने एकदम से आगे बढ़कर उसके बाल पकड़ लिए और जोर से खींचते हुए उसे जोरदार झापड़ रसीद दिया, जिससे कियारा की चीख निकल गई। कियारा को जेल में एक अलग सेल में रखा गया था, जहां एक औरत से उसकी कहासुनी हो गई। उस मोटी औरत ने एक झटके से कियारा के बालों को कसकर दबोचते हुए कहा, क्यों रे अंडस्को साली पिद्दी, बड़ी चर्बी चढ़ गई है तुझे जो सिलाताई से जुबान लड़ाती है। कहकर उसने दांत पीसते हुए कियारा के बाल खींच दिए, जिससे कियारा चीख पड़ी। आहा अंडस्को छोड़ पागल औरत, छोड़, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। कियारा ने गुस्से से कांपते हुए कहा। उसके इस लहजे को सुनकर उस औरत का माथा ठनक गया, और उसने गुस्से से कियारा का सर सेल के बने लोहे के रॉड से टकरा दिया, जिससे उसकी एक दर्दनाक चीख निकल गई। अभी कुछ दिन पहले ही अनामिका ने उसका सर फोड़ा था, अब दोबारा वही चोट लगना उसके लिए असहनीय था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए अपना सिर पकड़कर चिल्लाई, कोई है? अंडस्को प्लीज हेल्प मी, ये औरत पागल हो गई। इंस्पेक्टर कोई है यहाँ, ये मुझे मार डालेंगी, प्लीज मेरी मदद करो। कियारा लगातार सेल के पास खड़ी होकर चिल्ला रही थी। वहीं अंदर उस औरत के साथ कुछ और औरतें भी थीं। वो सभी उसे देखकर हंसने लगी, जैसे उन्हें कियारा के चिल्लाने से मजा आ रहा हो। वहीं सिला ताई ने हंसते हुए कहा, देखो तो, ये लौंडिया कैसे फड़फड़ा रही है, आज तो मजा आ गया। और चिल्ला, माई देखती हूँ कौन आता है तुझे बचाने। कहकर वो उसका मजाक उड़ाने लगी। अब कियारा की हालत खराब हो रही थी, क्योंकि उसके इतना चिल्लाने पर भी अभी तक कोई नहीं आया था। जबकि पुलिस स्टेशन में सेल के आसपास कोई न कोई कांस्टेबल होते ही हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसे लग रहा था जैसे सब गायब हो गए हों। कियारा के डर से हालत खराब हो गई। वहीं उनके मजाक उड़ाने से उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा था। वो घूरकर सिलाताई को देखने लगी। उसकी नजरों से सिलाताई और भड़क गई। उसने दांत पीसते हुए कहा, इसकी तो ए नजरें नीचे कर, नहीं तो तेरी आंखें निकालकर कुत्तों को खिला दूंगी। ये सिलाताई समझी। कमला, जरा इसे अच्छे से खातिरदारी कर, बहुत चर्बी चढ़ी है इसके मुलायम जिस्म पर। वही कमला, यानी जिसने कियारा को मारा था, एकदम से आगे बढ़ी। तो डर से कियारा की आंखें फैल गईं। उसने चिल्लाते हुए कहा, दूर रहो अंडस्को, मुझसे दूर रहो। तुम लोग जानते नहीं मैं कौन हूँ। मेरे भाई और डैड तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, दूर रहो। तभी उसके गालों पर तेज थप्पड़ पड़ा। एक नहीं, कई, एक के बाद एक लगातार अंडस्को। कियारा का पूरा सर घूमने लगा। कमला ने उसके बाल पकड़कर घसीटते हुए दीवार से दे मारा। 3-4 बार लगातार टकराने से कियारा के सर से तेजी से खून बहने लगा और दर्द न सह पाने के कारण वो वहीं बेहोश हो गई। कमला ने कियारा की तरफ देखते हुए सिलाताई से हंसते हुए कहा, बहनी इसका तो इतने में ही तैते फिश हो गया। तभी वहां एक इंस्पेक्टर आया और कियारा को ऐसे पड़ा देख उसने सीधे ताई तो देखा, उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। उसने तुरंत किसी को मैसेज किया, फिर एक नजर उसे देख वहां से चला गया, जैसे कभी आया ही नहीं था। अंडस्को। दूसरी तरफ राजवंश महल। अनामिका अपने मास्टर बेडरूम में थी। सीता जी ने उसे आराम करने के लिए उसके कमरे में भेज दिया था। अनामिका अपने रूम के सोफे पर बैठी, सिर टिकाए, स्नैक्स खाते हुए टीवी देख रही थी। सामने टीवी स्क्रीन पर जेल की फुटेज चल रही थी। वही जगह जहां कियारा की हालत बिगड़ चुकी थी और अभी अभी वो बेहोश हो गई थी। कियारा को बेहोश होता देख अनामिका के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कुराहट आ गई।
तभी सोफे पर रखा फोन बजा। अनामिका ने नजर घुमाई, स्क्रीन पर नाम फ्लैश हो रहा था, शेरा। उसने टीवी स्क्रीन ऑफ किया और फोन उठाया। उधर से आवाज आई, बॉस, काम हो गया है। अनामिका तिरछी मुस्कान के साथ बोली, हम गुड। नजर रखो शेरा, पुलिस स्टेशन के आसपास से नजरें हटनी नहीं चाहिए। गॉट इट बॉस, शेरा ने कहा। अनामिका ने फोन कट किया और सोफे से सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली। अब एक्शन किया है तो उसका रिएक्शन भी तो झेलना पड़ेगा न। कुछ पल रुककर बोली, राघव राठौर अंडस्को। कहते हुए वो सीटी बजाने लगी और मुस्कुराती रही। अंडस्को। दूसरी तरफ RM कॉर्पोरेशन लिमिटेड बिल्डिंग के सबसे टॉप फ्लोर पर एक एलिशन केबिन के अंदर बने कमरे में रिक्तांश सोफे पर सिर टिकाए शर्टलेस लेटा हुआ था। कमरा बिल्कुल अंधेरा था, मानो अंधेरे से उसका कोई खास नाता हो। वो आंखें बंद किए किसी ख्याल में गुम था। उसके जहन में कुछ धुंधली यादें चल रही थी, जिसके कारण उसके चेहरे पर तनाव साफ झलक रही थी। उसकी भौहें कसकर एक दूसरे से चिपकी हुई थी। अचानक उसने झटके से आंखें खोली। उसकी सांसें हल्की गहरी हो गईं। उसने खुद को संभाला और फिर से आंखें बंद कर ली। अब उसके ख्यालों में एक चेहरा उभर आया। वो नीली कातिल आंखें, जिनमें न उसके लिए कोई खौफ था, न कोई हिचक। बिल्कुल बेबाक। रिक्तांश ने धीमे से कहा, लिटिल गर्ल। ये शब्द कई सालों बाद उसके होंठों से निकले थे। ना जाने क्यों, आज ये दो शब्द उसे अजीब सा सुकून दे रहे थे। उसने साइड में रखा स्विच ऑन किया और कमरा रोशनी से जगमगा उठा, क्योंकि सामने बड़ी सी खिड़की से सूरज की रोशनी सीधा रूम में आती है। उसके हाथों में शराब का गिलास था, जिसे वो धीरे धीरे सिप कर रहा था और कुछ सोच रहा था। दरअसल राठौर मेंशन में हुए तमाशे और अनामिका के जाने के बाद रिक्तांश भी सीधे बाहर निकल गया था। उसे वहां अजीब सी घुटन होने लगी थी। जब वो बाहर आया तो अनामिका की कार वहां से जा चुकी थी। रिक्तांश ने उस तरफ देखा, तभी उसके सामने एक के बाद एक कार आकर रुकी और वो बैठकर सीधा RM एंटरप्राइजेस पहुंच गया। वो सीधे मीटिंग रूम में गया, जहां कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और डील्स पर डिस्कशन होना था। राक्षस शांत होकर सबकी राय सुन रहा था, लेकिन आज उसका ध्यान बार बार भटक रहा था। उसके जहन में बार बार वही चेहरा घूम रहा था, अनामिका, जिसके कारण वो मीटिंग पर फोकस नहीं कर पा रहा था। जैसे तैसे उसने मीटिंग पूरी की। उसके बाद बैक टू बैक 3 और मीटिंग्स थी, लेकिन दूसरी मीटिंग में भी उसका वही हाल रहा। वो फ्रस्ट्रेट होकर गुस्से से उठ गया और अपने केबिन में चला गया। मीटिंग रूम में बैठे सभी लोग बस उसे देखते रहे, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। रिक्तांश सीधे अपने केबिन में आया। उसने अपनी टाई ढीली करते हुए इधर उधर घूमकर अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश की। वो चिल्लाया, व्हाट द हेल, ये कौन सा गेम खेल रही हो तुम मेरे साथ? क्यों नहीं जा रही मेरे दिमाग से? बार बार उसकी आंखों के सामने सुबह वाला अनामिका का चेहरा आ रहा था, जिससे वो बेचैन हो गया। उसने गुस्से में एक पंच सीधा दीवार पर दे मारा, लेकिन कमाल था कि उसे दर्द तक नहीं हुआ। मुझे उस इरिटेटिंग लड़की से कोई मतलब नहीं है। आई जस्ट हेट दिस गर्ल। लेकिन ये बार बार क्यों मुझे परेशान कर रही है? तुम कभी मेरे दिल में जगह नहीं बना पाओगी। रिक्तांश सीधे अपने केबिन से अटैच रूम में गया। उसने शर्ट उतारकर फेंक दी और ड्रिंक करने लगा। फ्लैशबैक एंड अंडरस्को। रिक्तांश अब भी सोफे पर बैठा था। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर एक बार तुम मेरे दिमाग में उतर गई, तो ये तुम्हारे लिए ही खतरनाक होगा, लिटिल गर्ल। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि अंडरस्को। उसने बात अधूरी छोड़ दी और पीछे सिर टिका दिया। बहुत पी चुका था, इसलिए उठा और सीधा बेड पर लेट गया। कुछ सोचकर उसने अपने फोन से कॉल किया और सख्त आवाज में बोला, मुझे 2 घंटे में अनामिका राठौर की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। अंडरस्टैंड? दूसरी तरफ से आवाज आई और रिक्तांश ने फोन कट किया। मुझे सब कुछ जानना है। उसने आंखें बंद की और कुछ ही देर में नशे के कारण गहरी नींद में चला गया। अंडरस्को। दूसरी तरफ राठौर मेंशन। अनामिका के जाने के बाद दादा दादी भी अपने कमरे में चले गए थे। उन्हें अब इन सब का चेहरा भी नहीं देखना था। महेश्वरी परिवार भी अब सीधे अपने विला चले गए, जो ज्यादा दूर नहीं था, क्योंकि घर का माहौल ऐसा था कि वहां रुकना संभव ही नहीं था। राघव को डॉक्टर चेक करके गए थे। घर में अजीब सी शांति फैली हुई थी। वहीं राधिका जी अपने कमरे में बैठी आंसू बहाते हुए पुराने एल्बम देख रही थी, जिनमें अनामिका के बचपन के बहुत सारे फोटो थे, जो उसने जिद करके लिए थे। राधिका जी एक एक फोटो को बड़े गौर से देख रही थी। उनके चेहरे पर बहते आंसू अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। राधिका जी अपने कमरे में बैठी रोए जा रही थी,
उसे अनामिका की बातें रह रहकर याद आ रही थी कि वो उसे अपनी माँ ही नहीं मानते, उल्टा वो तो हमें मारा हुआ मानती हैं। वैसे माने भी क्यों ही, आखिर उसने उसके लिए किया ही क्या है अनामिका के लिए। राधिका जी राजेंद्र जी की बात सुनकर बस इसे देखते वहीं राजेंद्र जी की भी आंखें लाल हो गई थी। राधिका जी ने रोते हुए कहा, अनामिका हमारी बेटी है, लेकिन उसने हमें मारा हुआ कह दिया राजेंद्र। वो हमसे इतनी नफरत करती है जिसकी कोई हद नहीं है। मुझे अपने सीने में बहुत दर्द हो रहा है राजेंद्र। राधिका के नीचे बैठे थे, वहीं उसके साथ राजेंद्र जी भी बैठे थे। उन्होंने कहीं खोए हुए हल्की दर्द भरी मुस्कुराहट लेते हुए कहा, कैसे माँ बाप हैं हम, जिसने अपनी ही बेटी को इतने दर्द दिए, दुख दिया, उसे अनाथ की तरह छोड़ दिया, भटकने के लिए। उनकी बात सुन राधिका जी का सर शर्मिंदगी से झुक गया। सच ही तो था, उन दोनों ने कभी अनामिका को प्यार नहीं दिया, जिसका नतीजा वो लोग भुगत रहे हैं। और ये तो बस शुरुआत है, आगे बहुत कुछ सहना बाकी है। वही राधिका जी को अचानक से कियारा की कही बात याद आई, और वो एकदम से किसी गहरी सोच में गुम हो गई। अंडस्को ऐसे ही सभी कुछ न कुछ सोच रहे थे, जो उनके आने वाले जिंदगी को बदल देगा। अगली सुबह राघव को होश आ गया था, और उसे ये भी पता चल गया था कि कियारा जेल में है, जिससे उसे सब पर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए अब वो खुद जेल से उसे चुराने जा रहा था। अभी तो सीढ़ियों से नीचे आ रहा था कि तभी उसे एक कॉल आया, जिससे उसने कॉल पिक किया, और उधर से कुछ कहा गया, जिससे राघव की आंखें फैल गई और उसके हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया। अंडस्को 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 राघव के हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया। वो बिल्कुल स्टैच्यू की तरह एक जगह जम गया था। वहीं राघव का अजीब बिहेवियर देखकर राधिका जी घबरा गईं। वो तुरंत उसके पास आई और उसे हिलाते हुए बोली, राघव, क्या हुआ? अंडस्को किसका फोन था? लेकिन राघव ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस एकटक अपने फोन को घूरे जा रहा था, जैसे उसके कानों में किसी की आवाज जा ही नहीं रही थी। राधिका जी का दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे कोई अनहोनी का अंदाज हो गया हो। उन्होंने घबराते हुए थोड़ा जोर से कहा, राघव, कुछ पूछ रही हूँ मैं तुमसे। अंडस्को, क्या हुआ है तुम्हें बेटा? अंडस्को, देखो मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। किसका फोन था? राघव एकदम से होश में आया और बिना राधिका जी की तरफ देखे सीधे हॉल में आकर हड़बड़ाते हुए टीवी ऑन कर दिया। अब सभी लोग वहां आ चुके थे। राघव, कुछ पूछ रही हूँ मैं, क्या हुआ है? और ये टीवी? राधिका जी बोलते बोलते रुक गई, और उनका ध्यान सामने की तरफ गया। टीवी से आती आवाज को सुनकर सभी का ध्यान उस तरफ चला गया। विशंभर जी और रागिनी भी वहां आ चुके थे। उन्होंने भी गौर से टीवी पर आ रही न्यूज सुनी तो हैरान हो गए। ये तो, राधिका जी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वहीं राजेंद्र जी की आंखें चौड़ी हो गईं। टीवी पर आ रही लगातार इस न्यूज को देखकर राघव ने चीखते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है? मेरी मेहनत ऐसे कैसे बर्बाद हो सकती है? उसने गुस्से से साइड में रखा शीशे का सारा सामान को झटके से नीचे गिरा दिया। वही राजेंद्र जी हैरान परेशान से अपने मेहनत से बनाए हुए एम्पायर को बर्बाद होता हुआ देखकर धम से सोफे पर बैठ गए। राधिका जी ने रोते हुए कहा, आखिर ये सब क्या हो रहा है? हमारी जिंदगी को सुख शांति को किसकी नजर लग गई है? मेरे परिवार को, भगवान। एक के बाद एक मुसीबतों का आते जा रहे हैं। रंजीत ने परेशान होते हुए कहा, आखिर हमारे कंपनी के शेयर्स लगातार नीचे कैसे गिरते जा रहे हैं? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। उसकी बात सुन सोनाली, कामिनी एकदम से घबरा गए। सोनाली ने मन ही मन कहा, अरे नहीं, अगर ऐसा हुआ तो मेरी लग्जरियस लाइफ का क्या होगा? उसने दिमाग में एक सीन चलने लगा, जिसमें वो सड़क पर बैठे कर फटे कपड़ों में भीख मांग रही है। उसके सभी दोस्त उसका मजाक बना रहे हैं। तभी वहां अनामिका आए और उसने उसकी कटोरी में 1 रुपए का सिक्का रखकर कहा, तुम्हारे औकात तो इतनी भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसे मेरी दया समझो। वही सोनाली गुस्से, शर्म और लाचारी से चीखते हुए बोली, नहीं अंडस्को, ये नहीं हो सकता। फेयरफुल फेस, फेयरफुल फेस। सोनाली, शांत हो जाओ बेटा। अंडस्को, तुम चीख क्यों रही हो? सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखो। रंजीत जी ने सोनाली को चिखते हुए देखते हुए सोचा कि शायद वो डर गई है और परेशान हो रही है। अब उन्हें क्या पता कि वो तो कुछ बहुत भयानक इमेजिन कर भी चुकी। सोनाली अपने होश में आई। उसने अपने हाथ को देखते हुए कहा, वो कटोरा कहाँ गया? ग्रिन, कौन कटोरा? क्या बोल रही हो सोनाली? अंडस्को, रंजीत जी ने अब थोड़ा गुस्से से कहा। अब जाकर सोनाली को एहसास हुआ कि वो कौन से ख्याली पुलाव बना रही है। वो अंडस्को कुछ नहीं डैड, मैं बस परेशान हो गई थी।
सोनाली ने नजरें चुराते हुए धीरे से कहा और मन ही मन खुद को कोसने लगी। रंजीत जी ने उस पर से ध्यान हटाया और किसी से फोन पर बात करने लगे। अब जाकर सोनाली ने चैन की सांस ली और मन ही मन अनामिका को खूब कोसने के बाद कहा, ये घटिया लड़की ख्यालों में भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। वही राघव सर पकड़े बैठा था, उसके फोन पर और राजेंद्र जी के फोन पर लगातार इन्वेस्टर्स कॉल्स आ रहे थे। दोनों इधर उधर परेशानी से घूमते हुए इन्वेस्टर्स को समझा रहे थे, जो लगातार अपने पैसे की डिमांड कर रहे थे। राघव पूरी तरह से परेशान हो गया था। तभी उसके असिस्टेंट का कॉल आया। उसने बिना देरी किए फोन पिक किया। दूसरी तरफ से उसके असिस्टेंट निधि की घबराए आवाज आई, बॉस आप जल्दी से ऑफिस आ जाइए, यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। सिचुएशन हाथ से निकलती जा रही है, मुझसे हैंडल होने में प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज आप जल्दी ऑफिस आ जाइए। राघव ने परेशान होते हुए कहा, ठीक है, तुम पता करो कि आखिर ये सब कर कौन रहा है, मैं अभी पहुंचता हूँ, कहकर उसने कॉल कट कर दिया। डैड मुझे अभी ऑफिस जाना होगा, कहकर राघव बिना किसी पर ध्यान दिए बाहर जाने लगा। रुको, मैं भी चलता हूँ, रंजीत जी उसके पीछे चले गए। विशंभर जी के चेहरे पर गंभीर भाव थे। उन्होंने एक नजर उस न्यूज को देखा जिसमें रिपोर्टर ये कह रहे थे कि जिस तरह राठौर कॉरपोरेशन की हालात है, लगातार शेयर्स गिरने के कारण, क्या वो बर्बाद होने के कगार पर है, यह है कुछ और राज अंडस्को आइए देखते हैं अंडस्को। इसी तरह की न्यूज आ रही थी। विशंभर जी ने न्यूज को एक नजर देखा और कुछ सोचते अपने रूम की तरफ चल गए। उनके पीछे रागिनी जी भी चली गई। अंडस्को। वही दूसरी तरफ राजवंश पैलेस के लिविंग हॉल में सभी लोग बैठे थे और वही न्यूज देख रहे थे। सिया को अनामिका ने सबसे इंट्रोड्यूस करवा दिया था, जिससे सिया भी थोड़ी बहुत कंफर्टेबल ही गई थी। सबके साथ वो भी एक तरफ बैठी अपना कैस्मा थोड़ा ऊपर करते हुए आंखें बड़ी किए उस न्यूज को देख रही थी। वैसे तो उसे राठौर कॉरपोरेशन या उस कंपनी या उस घर में दादा दादी को छोड़कर उसे किसी से फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन ये खबर सच में अनएक्सपेक्टेड थी। अशोक जी ने बिना किसी भाव के कहा, इन लोगों के साथ इससे भी बुरा होना चाहिए। मेरे नजर से ये तो कुछ भी नहीं, जितनी तकलीफ इन लोगों ने मेरी प्रिंसेस को दिया है, उससे भी दुगना ये तड़पेंगे। उनकी बात पर अक्षत ने तुरंत अपने असिस्टेंट को कॉल करते हुए सर्द आवाज में कहा, ये खबर फैला दो कि कोई भी राठौरस की मदद न करे, वरना वो राजवंश एंटरप्राइज के खिलाफ बगावत समझा जाएगा। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। क्या अब ठीक है अंडस्को डैड? आरव ने अपने बड़े भाई की बात सुन खुश होते हुए अशोक जी से पूछा। तो अशोक जी ने सेटिस्फैक्शन से सर हिला दिया। वही आरव और वेद दोनों सोफे पर फैल के बैठे स्नैक्स एंजॉय करते हुए न्यूज देख रहे थे, जैसे कोई मजेदार शो चल रहा हो। सिया बिल्कुल हैरान थी इन सब का बिहेवियर देखकर। वो मुंह खोले आरव और वेद को देख रही थी। तभी अचानक से आरव की नजर उसके खुले हुए मुंह पर गई तो उसने अपने हाथ में पड़ा एक पॉपकॉर्न सीधा उसके मुंह की तरफ फेंका। वो पॉपकॉर्न सीधा सिया के खुले हुए मुंह से अंदर बिल्कुल निशाने पर लगा। सिया ने हड़बड़ाते हुए अपना मुंह बंद कर लिया। उसे एक सेकंड तो समझ ही नहीं आया कि उसके साथ अंडस्को हुआ क्या। आखिर उसने एकदम से सामने की तरफ देखा जहां आरव ने उसे देखते हुए आई विंक करते हुए हल्के से अपने होठों से कुछ कहा। सिया को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से से अपना चश्मा ऊपर की तरफ चढ़ाकर उसे घूरा, क्योंकि आरव ने उसे इशारे से कहा, ओए चश्मिश, मुंह बंद करो, टीयर्स ऑफ जॉय अंडस्को। सिया ने गुस्से से उसे घूरते हुए गुस्से से नाक चढ़ाते हुए धीरे से बुबुड़ाई, खुद तो चिंपैंजी जैसा है और मुझे चेसमिश कह रहा है, हो। तभी सीता जी ने कहा, लाडो आप उठ गई, अंडस्को थोड़ी देर और आराम कर लेती। सभी ने सीढ़ियों की तरफ देखा जहां से अनामिका नीचे आ रही थी। उसने सिंपल सी टी शर्ट के साथ हॉट पैंट पहना था। बाल बिल्कुल मेसी थे, शायद वो नींद से उठकर सीधे नीचे आ गई थी। इस समय वो बिल्कुल एक क्यूट सी टीनेज गर्ल लग रही थी, एकदम प्यारी सी। वैसे भी अभी वो 18 की थी और कुछ ही दिनों में 19 की होने वाली थी। अनामिका को ऐसे देखते ही सभी के चेहरे पर स्माइल आ गई। अनामिका सीधे आते हुए सोफे पर सीता जी के पास उनके गोद में लेट गई और अलसाए आवाज में अपना सिर उनके गोद में एडजस्ट करते हुए बोली, माँ मुझे आपकी गोद में सोना है। और उसने एकदम से सीता जी की कमर के चारों तरफ अपने हाथ लपेट लिए और सीता जी का हाथ अपने सिर पर रख लिया। उसकी इस हरकत पर सीता जी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वो प्यार से उसके बालों में हाथ फेरने लगी और हल्की थपकी देते हुए बोली, इस लड़की की आदत पता नहीं कब सुधरेगी, पता नहीं ससुराल जाएगी तो क्या होगा इसका। उसकी इस बात पर अशोक जी ने तुनक कर कहा, अरे ये क्या बात कर रही हो भाग्यवान,
क्या आप मेरी छोटी सी बच्ची का बाल विवाह करना चाहती हो? हाँ मॉम, डैड सही बोल रहे हैं। मैं अभी नहीं भेज रहा अपनी बहन को कहीं, आरव ने मुंह बनाते हुए कहा। अरे ऐसे कैसे नहीं जाएगी? मैं तो इसे जल्दी ही इसके ससुराल भेज दूंगा। जब देखो मुझे तंग करती है। वहां जाकर जब इसकी सास इसे सुनाएगी तब मांड इसको। तभी एक उड़ता हुआ पिलो सीधे वेद के चेहरे पर लगा, जिस पर वेद एकदम से हड़बड़ा गया और चिल्लाते हुए बोला, ये कहाँ से आया? उसने इधर उधर देखा तो सब मुंह दबाकर हंस रहे थे। उसने सीधे अनामिका की तरफ देखा। वो अब भी सीता जी की गोद में किसी मासूम और शरीफ बच्चे की तरह लेटी हुई थी। वेद एकदम से कंफ्यूज हो गया और अपना सर खुजलाते हुए इधर उधर देखते हुए बोला, क्या यहाँ चुड़ैलें तो नहीं आ गईं, जिसे मैं पसंद आ गई हूँ और मुझे इशारे कर रही है? वहीं उसकी बेवकूफाना और बिना सर पैर की बातें सुनकर सभी उसे ही घूरने लगे। जिस पर वेद ने दांत निकाल दिए तो सबने अपना सिर हिला दिया जैसे कह रहे हों, इस गधे का कुछ नहीं हो सकता। वहीं अनामिका ने टेढ़ी नजरों से टीवी की तरफ देखा और देखते ही तुरंत उसके चेहरे पर अजीब सी क्रीपी मुस्कुराहट आ गई। उसने वैसे ही मुस्कुराते हुए मन ही मन कहा, राघव राठौर, बहुत शौक है ना तुम्हें और तुम्हारी कचरा मेघ जैसी बहन को दूसरों की चीजें छीनने का। तो अब खेलो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी। ये तो शुरुआत है, बस तुम लोगों की बर्बादी की शुरुआत। और जो छुपा हुआ है वो भी तो सामने लाना है। कौन जाने आगे क्या हो? कहकर वो मुस्कुराए और एक बार फिर से सीता जी की गोद में सुकून से सो गई। तभी नैना जी ने अनामिका के सिर पर हाथ फेरते हुए सीता जी से धीरे से कहा, दीदी, अभी इसे सोने दीजिए, फिर हम लोग शॉपिंग पर चलेंगे। कल रक्षाबंधन है, तो प्रिंसेस की भी शॉपिंग हो जाएगी। और कल की तैयारी भी तो करनी है, कल वो लोग आने वाले हैं। सीता जी ने सिर हिला दिया। वहीं अक्षत के एक्सप्रेशन थोड़े बदल गए और अजीब से हो गए। टू बी कंटिन्यूड।